Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, a round cone capital A of mass m equal to 3.2 kilogram and half angle alpha equal to 10 degree rolls uniformly and without slipping along a round conical surface B so that its apex O remains stationary. The center of gravity of the cone A is at the same level as the point O and at a distance L equal to 17 centimeter from it. The cone's axis moves with angular velocity omega. Find, and there are two parts. First part is the static friction force acting on the cone A if omega equal to 1 radian per second, and the second part is at what values of omega the cone A will roll without sliding if the coefficient of friction between the surfaces is equal to k इक्वल टू 0.25। तो देखिए बच्चों, ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। इसमें बेसिकली दिया है कि एक राउंड कोन है ना, राउंड कोन ए है जिसका मास दिया हुआ है हमारे को और बताया गया कि उसका हाफ एंगल अल्फा है। और ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली यूनिफॉर्मली रोल कर रहा है, दैट इज विदाउट स्लिपिंग। और किसके ऊपर? ये कोन जो है ये एक और कोनिकल सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है ना। और ये आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरी कोनिकल सरफेस है वो नीचे किस तरीके से है ना। अब जो रोलिंग का मोशन है वो इस तरीके से हो रहा है सच दैट कि जो पॉइंट ओ है ना ये बिल्कुल स्टेशनरी रहता है ना। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन ए है ना, वो हमेशा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रह रहा है। क्लियर है ये बात? तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेटर से कि इस डायग्राम के हिसाब से यहां पर है, तो वो है ना, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या कर रहा है, वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये देखिए बच्चों, मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो किस तरीके से घूम रहा है और उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी होगी। ऑलराइट, तो बच्चों जैसा कि यहां पर दिया है ना, कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन ए इज एट द सेम लेवल एज द पॉइंट ओ है ना, एंड एट अ डिस्टेंस एल इक्वल टू 17 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो हम लोग बड़े आराम से ये बात समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, उसकी जो रेडियस है वो कितने के बराबर हो जाएगी, वो एल के बराबर हो जाएगी ना। जिस सर्कल में वो घूम रहा है वो उसका रेडियस एल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, द कोन्स एक्सिस मूव्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर आपको एक्सिस बना करके दिखा दिया ना। ये क्वाइट ऑब्वियस है कि ये जो एक्सिस है ये किन पॉइंट से पास करेगी, O और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन्स है ना, इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, और अगर ऊपर से देखें ना, टॉप व्यू देखें, तो हमारे को जो ये लाइन है ना, ये जो एक्सिस है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती हुई नजर आएगी। और हमें एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है, ओमेगा दे रखी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सवाल में दो पार्ट है। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि बताइए इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ना, इस कोन पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ ओमेगा ऑफ द कोन ए विल रोल विदाउट स्लाइडिंग है ना, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है कितना, k इज इक्वल टू 0.25 के बराबर। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने दो फोर्सेस फिलहाल शो करे हैं। एक तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन शो करा है जो कि ऑब्वियस है कि कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा है ना। तो ये जो कोन है ना, जिसपे ये कोन रखा हुआ है ना, और रोटेट कर रहा है, तो इस कोन के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो मैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देख रहा हूं ना। तो हम लोग यहां पर शो कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लगेगा। उसके अलावा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है, तो उससे नीचे की तरफ मैंने शो करा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, mg को यहां पर मैंने शो करा है। अब एक चीज देखिए बच्चों, मुझे ये डिसाइड करना है कि आखिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी है ना। तो आप ऐसे सोचिए यहां पर कि फ्रिक्शन जो है वो कैसा फोर्स है, वो एक ऐसा फोर्स है जो पैरेलल टू द सरफेस लगता है ना। तो यहां पर देखिए क्या रिक्वायरमेंट है, फ्रिक्शन को एक्चुअली इसे हेल्प करना होगा इन ऑर्डर टू रोटेट। तो आप देखिए नॉर्मल और mg इन दोनों के अगर आप एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स देखें ना, एक्सिस के अलॉन्ग अगर फोर्स देखें, तो ये जो दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट आएगा वो रेडियली आउटवर्ड आएगा। लेकिन अगर ये सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग देख रहे हैं और ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है,
तो इसको रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है ना, उसका एक कंपोनेंट इसे क्या प्रोवाइड करेगा, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करेगा, ताकि जो रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड है ना, इनके जो रिजल्टेंट है वो क्या बन जाए, रेडियली इनवर्ड बन जाए, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस वजह से मैंने यहाँ पर तीसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पर अप द इंक्लाइन है ना, या फिर टुवर्ड्स ओ मैंने शो करा है। तो अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम शो करे हैं, है ना। यहाँ पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको शो करने की कोशिश की है, जिसमें 3 फोर्सेस हैं। फ्रिक्शन जो कि एक तरीके से अप द इंक्लाइन जैसे दिखाई दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो तीसरा डायग्राम आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने क्या शो करने की कोशिश करी है कि ये जो कोन है ये रखा हुआ है किसके ऊपर, इस इंक्लाइन के ऊपर, जो कि खुद भी कोनिकल है ना, और साथ ही साथ नॉर्मल की डायरेक्शन जो है वो हम लोग जानते हैं कि वो कैसी होगी, वो परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन होगी, है ना। इस इंक्लाइन की इस समय जो सरफेस है यहाँ पर उसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये रही नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब मैं ये वाला एंगल ढूंढना चाह रहा हूँ। तो बहुत आसान है, देखना, आप ऐसे सोच सकते हैं कि नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल ऑब्वियस है कि 90 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल अल्फा है, तो जो बचा हुआ एंगल हो गया ये वाला एंगल, ये कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। और इस वजह से हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि जो ये वाला एंगल है इसको होना पड़ेगा अल्फा, क्योंकि ये एंगल भी तो 90 डिग्री है ना। जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, और जो ये लाइन है ये मैंने वर्टिकल बनाई है। तो इस वजह से बच्चों हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि आखिर फ्रिक्शन जो है ना, वो कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको देखनी है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस अल्फा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है अल्फा एंगल। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि एक्चुअली आप ये सोच सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है अप द इंक्लाइन ही क्यों लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता है ना, तो ये कोन जो है वो डाउन द इंक्लाइन लुढ़कते हुए जाना पसंद करती है ना, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए। तो एक चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको ऊपर की तरफ रोकने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है ना, जो यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है अप द इंक्लाइन लग के। उसके अलावा आप देखिए कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए ताकि ये गोल गोल घूम सके। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट जो है वो उसको क्या कर सकता है, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, जो उसे हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू गेन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग फाइनली यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जैसा कि सवाल में मेंशन्ड है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वर्टिकल प्लेन में हम लोग कह सकते हैं कि उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो n cos अल्फा प्लस फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट, साइन अल्फा। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके अलावा ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी रेडियस l है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पर ये देखना होगा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप देखिए नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो लग रहा है f cos अल्फा में से कितना घटा दें, n का साइन अल्फा कंपोनेंट। सो दिस इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ m ओमेगा स्क्वायर l। क्लियर है। तो ये हो गई बच्चों हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए बच्चों पहले पार्ट में हमसे फ्रिक्शन पूछा गया था ना, तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 इक्वेशन है हमारे पास, है ना। तो इनका इस्तेमाल करके हम लोग बड़े आराम से फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों पहली इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं ना। n कितना आ जाएगा, mg माइनस f साइन ऑफ अल्फा, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, cos ऑफ अल्फा से।
और इस नॉर्मल की वैल्यू को हम लोग उठा करके यहाँ पर चलिए अब पुट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास f cos ऑफ अल्फा माइनस नॉर्मल के बदले क्या लिख देंगे mg माइनस f साइन ऑफ अल्फा अपॉन cos ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर। तो देखिए बच्चों यहां से क्या आ जाएगा f cos स्क्वायर अल्फा माइनस mg साइन ऑफ अल्फा माइनस माइनस प्लस f साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ये m ओमेगा स्क्वायर l cos ऑफ अल्फा। तो बच्चों यहां पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विल बिकम 1, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू mg साइन ऑफ अल्फा प्लस m ओमेगा स्क्वायर l cos ऑफ अल्फा। तो देखिए इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में सारी की सारी चीजें हमें RHS वाली पता है ना, मास पता है, अल्फा पता है, ओमेगा भी पता है और l तो खैर पता ही है। तो यहां से देखिए हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो क्या आ जाएगा फाइनली f विल बी इक्वल टू mg, है ना, और यहां पर मैं कॉमन ले सकता हूं और लिख सकता हूं साइन ऑफ अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर l cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय g, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों पहले पार्ट का जवाब। तो बच्चों अब आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ ओमेगा द कोन A विल रोल विदाउट स्लाइडिंग इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इज इक्वल टू k इक्वल टू 0.25। तो मतलब इस बार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे को दे रखा है और हमसे बोला गया है कि ओमेगा की किन वैल्यूज पे यहाँ पर क्या हो पाएगा, प्योर रोलिंग हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव करी थी, है ना, और इस बार हमारे को क्या दे दिया गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू दे दी गई k, है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, है ना, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, है ना, कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि उसकी वैल्यू होती है k इंटू एन के बराबर, जहां पर k क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो अब हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, है ना, रिक्वायर्ड जो फ्रिक्शन है एक्चुअली वो हम लोग इस इक्वेशन के हिसाब से क्या कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू है स्मॉल f के बराबर। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है उसकी अवेलेबिलिटी, है ना, तभी हो पाएगी जब मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन जो है वो क्या हो, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से ज्यादा हो या बराबर हो। सो वी वांट टू से दैट f शुड बी लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, है ना। अगर आप बैंक जाते हो और आपको 10 लाख का लोन चाहिए होता है तो एटलीस्ट उस बैंक के पास 10 लाख रुपए होने तो चाहिए उस आपको देने के लिए। अगर उसके पास मान लीजिए अकाउंट में 8 लाख के रुपए हैं तो वो आपको नहीं दे पाएगा ना लोन। तो आपकी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन अगर f है तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन जो है वो एटलीस्ट कितने के बराबर होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के बराबर तो होना चाहिए ना। और एटलीस्ट मैंने कहा इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाया है। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अगर हम लोग पिछले पार्ट के जवाब को देखें, है ना, पिछले पार्ट के अगर जवाब को देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो हासिल करा है उसमें हम लोग समझ सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम तब आएगी जब फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम यूज हो रहा होगा। तो मैक्सिमम जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो कितना है, k इंटू एन है। तो जिस समय फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही होगी यूज, है ना, उस समय हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें कौन सा ओमेगा मिलेगा, हमें ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, f की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इंटू एन लिख सकते हैं, और उस समय जो ओमेगा मिलेगा वो क्या होगा, ओमेगा मैक्सिमम होगा। तो यहां पर देखिए वी कैन राइट के एन कॉस ऑफ अल्फा माइनस एन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, देखिए क्या जा रहा है, m ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू एल के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग फर्दर हमें ओमेगा निकालना था, तो ओमेगा हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए ओमेगा मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं के कॉस अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय एम इंटू एल। इसके अलावा आई होप कि आपको बच्चों ये वाली इक्वेशन याद है ना, इक्वेशन नंबर 1 जिसमें n cos अल्फा प्लस f sin अल्फा इज इक्वल टू mg था। तो यहां पर हम लोग फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं इस बार, k इंटू एन लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार। तो n cos अल्फा प्लस f sin अल्फा इक्वल टू mg से हमारे को क्या मिल जाएगा,
n मिल जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर वो इक्वेशन लिख दी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, n cos ऑफ अल्फा प्लस फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, kn। तो यहाँ पर हो जाएगा kn साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू mg के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जा रही है, n हमारे पास आ जा रहा है mg अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस k टाइम्स साइन ऑफ अल्फा के बराबर। ठीक है, तो इस वैल्यू को है ना, इस वैल्यू को हम लोग उठा करके कहां पर पुट कर देंगे, अब यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बस हमें इस नॉर्मल की वैल्यू को यहां पर पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, k cos अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग एक्चुअली डिवाइड कर देंगे ml से, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, तो नॉर्मल की वैल्यू जो की है mg अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस k टाइम्स साइन ऑफ अल्फा से। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा मैक्स का स्क्वायर, वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है देखिए m से, तो m कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फर्दर देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा g बाहर आ जाएगा, है ना, g बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा देखिए k टाइम्स cos ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस k टाइम्स साइन ऑफ अल्फा, है ना, और डिनोमिनेटर में देखिए l भी आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इसे हम लोग फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर, अगर इस इक्वेशन को है ना हम लोग अगर डिवाइड कर दें cos ऑफ अल्फा से, है ना, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को ही डिवाइड कर रहा हूं cos ऑफ अल्फा से, तो ये बन जाएगा g अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय k माइनस टैन ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस k टाइम्स टैन ऑफ अल्फा, है ना। तो ये हमारे पास ओमेगा मैक्स के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और अगर ओमेगा मैक्स चाहिए तो हमें क्या कर देना होगा, यहाँ पर सिंपली एक रूट लगा देना होगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा मैक्स। तो बच्चों हमारा फाइनल जवाब क्या हो गया कि ओमेगा जो है वो कहां से कहां वेरी कर सकता है, ओमेगा जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये हो सकता है, इससे कम रहेगा तो चलेगा। क्लियर है बात। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।